नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत हर दिन के साथ करवट बदल रही है। 100 करोड़ रुपए के वसूली कांड के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार उद्धव सरकार पर निशाना साध रही है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के सामने सरकार की छवि को लेकर संकट है, लेकिन इस सबके बीच में शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत एक दावा दे रहे हैं जो काफी खास है। महाराष्ट्र में मचे राजनीतिक घमासान से इधर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बुधवार की शाम को अपने घर पर रात्रि भोज का आयोजन किया है। इस निर्णय में महाराष्ट्र के सभी सांसदों को न्योता दिया गया है। कोरोना वायरस का संकट लगातार देश में बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में इसका सबसे अधिक असर दिख रहा है। इसी बीच अब महाराष्ट्र के बीड़ और नांदेड़ में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। दोनों जिलों में आज रात 12 बजे से पाबंदियां लागू हो जाएंगी और 4 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने विष्णुपुर रैली में जनता का संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सभी को बैंक खातों में लाखों रुपए देने जैसे झूठे वादे करते हैं, जबकि घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का सम्मान करती हूं, लेकिन ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। सीएम ममता ने एक बार फिर कोरोना टीकाकरण के प्रमाण पत्रों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर कटाक्ष करते हुए एक बार फिर दोहराया कि वह दिन दूर नहीं जब समूचा देश पीएम मोदी के नाम पर होगा। अब हिमाचल की सरकारी व प्राइवेट बसें पंजाब में बिना रोक टोक व भिन्न रूटों पर दौड़ सकेंगी। वहीं पंजाब रोडवेज व पीआरटीसी की बसें भी हिमाचल में बिना किसी परेशानी के व भिन्न रूटों पर चलेंगी। इसके लिए हिमाचल और पंजाब के बीच अंतर्राज्यीय पारस्परिक समझौता हुआ है, जिसके तहत अब दोनों राज्यों में एचआरटीसी प्राइवेट, पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी नए रूटों पर भी चलेगी, जिससे पंजाब के हिमाचल और हिमाचल के पंजाब में रहने वाले हजारों यात्रियों को परिवहन सुविधा मिलेगी और वह आसानी से बसों में आवाजाही कर सकेंगे। अब हरियाणा के नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में भी 75% का आरक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में हरियाणा की खट्टर सरकार द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा हाल ही में इजाजत दे दी गई है। उसके पश्चात गजट नोटिफिकेशन को भी जारी कर दिया गया है। करनाल की सहकारी चीनी मिल के नवीनीकरण के कार्य का अवलोकन करने के लिए आज उपायुक्त चीनी मिल में पहुंचे। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिलाया कि यह मिल अगले सीजन में पूर्ण रूप से चालू हो जाएगी। कोरोना के कारण 3 से 4 महीने इसका कार्य देरी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि 42 साल के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने किसानों की जरूरत को समझते हुए 270 करोड़ रुपए मंजूर करके किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। देश में कोरोना वायरस संकट फिर से गहराता जा रहा है। कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट देश के 18 राज्यों में मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट पुराने के मुकाबले कई गुना ज्यादा जानलेवा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बुधवार को कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देने संबंधी विधेयक को राज्यसभा में पारित होने के रोकने के लिए उनकी पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय राजधानी पहुंच रहे हैं। ओब्रायन ने ट्वीट किया कि 2 दिन में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के सदस्य जीएनसीटी विधेयक को रोकने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। इस विधेयक में दिल्ली की चुनी हुई सरकार से ताकत छीनने का प्रावधान है। यह विधेयक लोकतंत्र, संविधान और संसद के सीने पर एक और बार है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को 5 साल तक विधानसभा का बायकॉट करने की चेतावनी दी है। बुधवार को बिहार विधानसभा में सदन की कार्रवाई से समांतर विधायकों के साथ बैठे तेजस्वी यादव ने विधानसभा परिसर में हुई मारपीट और लाठीचार्ज की घटना की न केवल निंदा की बल्कि खुले तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती दी थी। बिहार पुलिस के नए कानून का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने कहा कि वो हमसे इस बिल पर चर्चा करें, हम पूरे बिल का बिंदुवार जवाब देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने केरल स्थित कंचिरापल्ली में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि एक जमाने में विकास और टूरिज्म के मॉडल में के रूप में सबसे ज्यादा शिक्षित और शांतिप्रिय प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।